दोस्तों, अगर आपको एक हफ्ते के लिए एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां ना खाने के लिए खाना हो और ना पीने के लिए पानी और ना ही देख पाने के लिए रोशनी हो और ना ताज़ी हवा, तो आपका क्या हाल होगा? जरा सोचकर देखिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस हाइपोथेटिक से भी कई ज्यादा दर्दनाक है। ये कहानी है उन 33 माइनिंग मजदूरों की जो रोज की तरह काम पर निकलते तो थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। आप ये सोच रहे होंगे कि उन लोगों की माइन में दबने की वजह से मौत हो गई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मौत हो गई होती तो ये इतना दर्दनाक नहीं होता। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उन मजदूरों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। 5 अगस्त 2010, एटाकामा डेजर्ट, चिली। कॉपर और गोल्ड की खुदाई के लिए एक माइन के अंदर काम चल रहा था। माइन सैन जॉर्ज के नाम से जानी जाती थी, जिसको कंपनी अपने हिसाब से ऑपरेट करती थी। इस माइन की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गहराई चंगाई टावर की ऊंचाई जितनी थी, यानी तकरीबन 2300 फुट। गहराई तक जाने के लिए मजदूर जीप का सहारा लिया करते थे। 5 अगस्त के दिन हर रोज की तरह 33 मजदूरों का एक ग्रुप खुदाई के लिए माइन के अंदर जाने लगा। उन लोगों को माइन के अंदर कई सौ गहराई तक जाना था। इतनी गहरी खुदाई होने की वजह से माइन बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो खुद को इस खतरे की तरफ लेकर जा रहे थे। जैसे ही मजदूरों ने वहां काम शुरू किया, वैसे ही पूरी माइन एक जोरदार धमाके का शिकार हो गई। धमाके की वजह से आसपास की दीवारें टूट गईं और पत्थर जमीन पर गिरने लगे। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी धूल कई सौ फीट ऊपर तक बाहर खड़े लोगों को दिखाई दे रही थी और आसपास का माहौल ऐसा हो गया मानो एक जोरदार जलजले ने जमीन को हिलाकर रख दिया हो। इस धमाके का असर ये हुआ कि माइन के सारे रास्तों पर भारी पत्थर गिरने की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए। पर राहत की बात यह थी कि किसी भी मजदूर पर कोई पत्थर नहीं गिरा, जिससे उनकी जान बच गई। पर हालात ऐसे हो गए थे कि उन लोगों का माइन के अंदर 1-2 दिन से ज्यादा जिंदा रहना मुश्किल था। इस अंधेरे में ना खाने को कुछ था और ना पीने को पानी था। ऊपर रोशनी का तो नाम ही नहीं था, मानो जैसे एक बंदे को कब्र के अंदर दफनाकर बिठा दिया हो। दोस्तों, जैसे ही माइन कोलैप्स हुई तो तेज झटकों की वजह से आसपास के लोगों को इसका पता लग गया था और आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे चिली में फैल गई। हर न्यूज़ चैनल पर बस यही खबर चल रही थी। जैसे ही मजदूरों के घर वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने माइन के इर्द गिर्द जमा होना शुरू कर दिया। लेकिन माइन कोलैप्स की वजह से माइन के अंदर जाना मौत को दावत देना थी, इसलिए कंपनी ने किसी भी तरह के रेस्क्यू से मना कर दिया, जिसके चलते इन मजदूरों को बचा पाने की उम्मीद और कम हो गई। लेकिन वहीं पर एक पुराना माइन वर्कर था जिसका नाम जॉस वेगा था, जिसका बेटा एलेक्स उन्हीं फंसे हुए मजदूरों में शामिल था। वेगा ने यह कहा कि कोई आए या ना आए वो अपने बेटे की जान बचाने माइन के अंदर जरूर जाएगा, चाहे उसे अपनी जान से ही क्यों ना खेलना पड़े। वो अपनी कार लेकर माइन के अंदर घुस गया। वो जैसे जैसे अंदर जा रहा था वो देख रहा था कि हर तरफ पत्थर बिखरे हुए हैं और रास्ता पूरा खराब हो गया है। थोड़ी दूर जाने के बाद वहां कार चलाना नामुमकिन हो गया था और वेगा को जो दिखा उसने उसकी भी हिम्मत तोड़ दी, क्योंकि रास्ते को एक बड़े से पत्थर ने रोक लिया था, जिससे आगे ना जाया जा सकता था और ना उस पार से कोई आ सकता था। ये पत्थर ग्रे नाइट से भी कई गुना मजबूत और लगभग बुर्ज खलीफा इमारत के बराबर वजनी था। अब आप सोच सकते हैं कि उस पत्थर को देखकर वेगा ने आगे ना जाने का फैसला क्यों लिया था। इस माइन में वेंटिलेशन शाफ्ट भी था जिसके जरिए नीचे जाया जा सकता था।
लेकिन अभी तो तबाही की शुरुआत ही हुई थी, तो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती थी। शार्फ के जरिए नीचे जाने का काम जैसे ही शुरू किया गया, एक और जोरदार धमाका हुआ। अब सूरत हाल ये हो गई थी कि खुद चिली गवर्नमेंट को इस मामले में आना पड़ा। चिली गवर्नमेंट के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोल्डबर्ग ने खुद माइन का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने मजदूरों को बचाने की आखिरी कोशिश करने के लिए हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन मंगवाई, लेकिन अभी भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी गहराई में मजदूर कहाँ फंसे होंगे। इसलिए इस ड्रिलिंग मशीन का उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जब तक मजदूरों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चल जाए। इस बात से निपटने के लिए रॉड डैग्निनो, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि माइन में 3 जगह 6-6 इंच के होल किए जाएंगे और उस होल की मदद से कैमरा माइन के अंदर भेजा जाएगा, जिससे ये पता चल सके मजदूर असल में है कहाँ। ऑर्डर्स मिलते ही होल्स के लिए काम शुरू हो गया। अब 7 दिन गुजर चुके थे। ड्रिलिंग का काम लगातार जारी था। एक्सपर्ट्स को माइन के अंदर 3 जगहों पर मजदूरों के होने का इशारा मिला था। पहली जगह 1000 फीट पर थी, जहां किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं दिखाई दी। अब बारी थी दूसरी जगह की, जो 1600 फीट की गहराई पर थी। जब कैमरा यहां पहुंचा तो लोगों ने सोचा यहां किसी भी तरह की मूवमेंट नजर आ जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब लोगों की उम्मीद कम होती जा रही थी और बेचैनियां आसमान को छू रही थीं। अब जो आखिरी जगह बची थी वो थी 2300 फीट की गहराई। एक्सपर्ट्स का मानना था कि मजदूर वहां रिफ्यूज रूम में हो सकते हैं। दरअसल रिफ्यूज रूम एक ऐसी जगह होती है जहां खतरे के वक्त सारे मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कमरे में ऑक्सीजन और 3 दिन के लिए खाने की जगह होती है। लेकिन जहां पर परेशानी ये थी कि कैमरे को उस कमरे तक पहुंचने के लिए 1 हफ्ते का वक्त लग जाता। लेकिन इतने लंबे अरसे तक इंतजार करने का मतलब था मजदूरों की मौत। 1 हफ्ते की ड्रिलिंग के बाद कैमरा माइन में 2300 फीट की गहराई तक पहुंच गया, लेकिन वहां से भी मजदूरों के होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। 14 दिन की लगातार मेहनत बर्बाद हो गई। ऑपरेशन हेड ने रेस्क्यू के काम को भी रोकने का हुक्म दे दिया था, लेकिन तभी चिली के माइनिंग मिनिस्टर ने अपनी कैलकुलेशन पर फिर से पाइप को नए एंगल पर भेजने के लिए कहा। 3 दिन बाद फिर से ड्रिलिंग पाइप माइन के 2300 फीट की गहराई पर पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी किसी किस्म का कोई इंसानी फोटो नजर नहीं आ रहा था। एक एक करके सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं, लेकिन शायद अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि इसी दौरान मिनिस्टर ने उस पाइप से आती हुई हल्की सी आवाज को सुना। वो आवाज ऐसे थी जैसे नीचे माइन में पाइप को कोई जोर से मार रहा हो। इस आवाज को और साफ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप की मदद ली गई, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि कोई है जो लगातार नीचे से इस पाइप को मार रहा है। अब लोगों के दरमियान टूटती हुई उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होने लगीं। पाइप को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। 6 घंटे के बाद जब पाइप को बाहर निकाला गया तो उस पर एक जगह पर लाल रंग का पेंट लगा हुआ था और उस पर एक कागज चिपका हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, हम जिंदा हैं, हम रिफ्यूज रूम में फंसे हुए हैं, हमें बाहर निकाला जाए। ये देखने के बाद लोग झूम उठे। मजदूरों की फैमिलीज में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। अब जबकि इन लोगों की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लग चुका था, तो इसलिए अब बारी थी इन सब लोगों को सही सलामत बाहर निकालने की। सबसे पहले उस होल को थोड़ा और चौड़ा किया गया ताकि उन लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचाया जा सके। उस होल के जरिए उन लोगों तक टेलीफोन, ग्लूकोज और कुछ ज़रूरी सामान भेजा गया। इन लोगों को बाहर निकालने के लिए प्लान्स बनाए जाने लगे। चिली मिनिस्टर इस काम के लिए सिर्फ एक प्लान पर ही नहीं रहना चाहते थे, इसलिए 3 अलग अलग प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाए गए। तीनों प्लान अलग अलग टीमों के साथ एक ही वक्त में शुरू किए गए। प्लान ए में एक बड़ी स्टार्टा 950 ड्रिलिंग रिंग का इस्तेमाल किया गया था। प्लान बी में T130 XT एयर कोर ड्रिल का इस्तेमाल किया गया और प्लान सी में रिग 421 ऑयल ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान मिनिस्टर फंसे हुए लोगों से मुसलसल राब्ते में रहे और ज़रूरत का सामान उन तक पहुंचाते रहे। मशहूर स्पेस एजेंसी नासा भी इस मिशन का हिस्सा बनी।
और फिर चिली की नेवी और नासा ने मिलकर एक कैप्सूल तैयार किया जिसका इस्तेमाल उन लोगों को बाहर खींचने के लिए किया जाना था। तीनों टीम अगले 52 दिनों तक लगातार खुदाई करती रहीं और आखिरकार 10 अक्टूबर 2010 को टीम बी इमरजेंसी सेंटर तक पहुंच गई और 12 अक्टूबर तकरीबन रात के 12 बजे के करीब पहले मजदूर को निकाला गया। इन 69 दिनों में ये 33 लोग सेलिब्रिटी बन चुके थे। हजारों लोग इस ऑपरेशन को देखने के लिए पहुंच चुके थे, जबकि करोड़ों लोग इस मिशन को अपने टेलीविजन पर देख रहे थे। अगले 24 घंटों में एक एक करके सभी 33 मजदूरों को बाहर निकाला गया। इन लोगों के 69 दिनों में पहली बार खुली हवा में सांस ली थी। इस हादसे के बाद सेंट जॉर्ज माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस हादसे में सेंट एस्टिमाइन माइनिंग कंपनी को जिम्मेदार मानकर उस पर मुकदमा चलने लगा। लेकिन 3 साल तक चलने वाले इस मुकदमे को ये कहकर बंद कर दिया गया कि कंपनी के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए सबूत दस्तयाब नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।